लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हो अपने पूरी शैडो आर्मी लेकर के जेजू आइलैंड पहुंच चुका था। उसकी शैडो आर्मी एंड्स के साथ फाइट कर रही थी। इधर जिन्हो बाकी हंटर्स को ड्रिंक पिला करके हील कर देता है, सिर्फ चाक को छोड़कर, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसी बीच एंड किंग वहां आ जाता है और जिन्हो और एंड किंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन्हो इस फाइट में स्टार्टिंग से ही डोमिनेट कर रहा होता है। तभी एंड किंग एक पॉइजन अटैक से जिन्हो को पैरालाइज कर देता है, लेकिन जिन्हो अपने सिस्टम की हेल्प से उसे भी ठीक कर लेता है। इसके बाद एंड किंग डिसाइड करता है कि वो अपने स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा करके फाइट करेगा, लेकिन जिन्हो उस स्पीड बैटल में भी डोमिनेट करने लगता है। एक टाइम के बाद एंड किंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तो वो सारे एंड्स को बुला लेता है, लेकिन जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और सबको मार देता है। इसी बीच एंड किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो उसे पकड़ लेता है और एक ही फाइनल ब्लो के साथ उसका काम तमाम कर देता है। इधर अब चाक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिन्हो उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ देकर के हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चाक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिन्हो सब कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। इसलिए जिन्हो अपने शैडो सोल्जर को बिंगो की बॉडी लाने के लिए बोलता है। तभी एक सोल्जर बिंगो की बॉडी लेकर के आ जाता है। जिन्हो बिना टाइम वेस्ट किए अराइज बोलता है और बिंगो की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बिंगो भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो बिना टाइम वेस्ट किए हीलिंग स्टार्ट कर देता है। ये देख करके बाकी के हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार जिन्हो को उसकी पावर यूज करते देख रहे होते हैं। लेकिन योनहो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जिन्हो से कहता है वो चीज बिंगो नहीं हो सकती। जिन्हो बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर योनहो बोलता है बिंगो अपनी पूरी लाइफ में बैटल फील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज उसे फिर से बैटल में मत ले जाना। जिस पर जिन्हो कहता है हाँ इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि बिंगो बहुत नरम दिल इंसान हुआ करता होगा। इतना बोल के जिन्हो बिंगो की तरफ बढ़ता है और एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। ये देख करके योनहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिंगो को फाइनल गुड बाय देता है। फिर बिंगो गायब हो जाता है और योनहो जिन्हो से थैंक यू बोलता है। फिर वो लोग केव से निकलने लगते हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। फिर जिन्हो बोलता है तुम लोग जाओ, मैं बचे हुए एंड्स को खत्म करके आता हूँ। फिर जिन्हो भी काइजल पे सवार होकर के एंड्स को मारने निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो में। वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है जिन्हो को लेकर। उतना तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्चुअली वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिन्हो को अपनी कंट्री में ले जाने की। उनका मानना था कि जिन्हो बहुत टैलेंटेड है और कोरिया जैसे छोटे देश में उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इधर फिर से जिन्हो को दिखाया जाता है उसका लेवल अब 100 हो चुका था बाकी एंड्स को मारते मारते। वो अब एंड किंग की बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन तभी धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है शैडो एक्सट्रैक्शन सफल हुआ। अब एंड किंग फाइनली जिन्हो की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। वो नोटिस करता है कि एंड किंग का रैंक जनरल होता है, जो उसके लिए काफी सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि अब तक उसके शैडो आर्मी में हाईएस्ट रैंक इलाइट नाइट था, जो एग्रिस का था। जिन्हो समझ जाता है कि एंड किंग उसके अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है। फिर जिन्हो एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। जिन्हो शॉक हो जाता है ये देख करके कि एंड किंग की शैडो बनने के बाद भी बोल सकता है। एक्चुअली एंड किंग की रैंक जनरल है, इस वजह से वो बोल सकता है। जनरल से लोअर रैंक वाले शैडो सोल्जर्स बोल नहीं सकते। क्योंकि वो बोल सकता है तो जिन्हो उससे पूछता है मैंने तुम्हें मारा है, फिर भी क्या तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे? जिस पे एंड किंग कहता है मैं मरा नहीं हूँ, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको फॉलो करूंगा। फिर वो दोबारा जिन्हो से अपने नाम को रखने के लिए बोलता है। जिन्हो सोचता है और उसका नाम बेरू रख देता है। वैसे आप लोगों को पता है क्या कि जिन्हो ने उसका नाम बेरू ही क्यों रखा है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अब जिन्हो दोबारा एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने जाता है और अराइज बोलता है। एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और उसकी भी रैंक जनरल होती है, लेकिन जिन्हो नोटिस करता है कि एंड क्वीन के एक्सट्रैक्शन होने के बाद बाकी के शैडो एंड्स के साथ उसका कनेक्शन वीक होने लगता है। वो तुरंत बेरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या हो रहा है? बेरू एक्सप्लेन करता है एंड क्वीन की मेन एबिलिटी अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन है, लेकिन अब बिना फिजिकल बॉडी के वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिन्हो समझ जाता है कि एंड क्वीन फाइट नहीं कर सकती, तो वो अब उसके किसी काम की नहीं थी और वो एंड क्वीन का एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिन्हो सोचता है कि बचे कुछ एंड्स को जल्दी से निपटा कर रेड खत्म करने का। वो बेरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि अभी कितने एंड्स आइलैंड पर बचे हैं? बेरू रिप्लाई करता है रेड स्टार्ट होने से पहले 8700 एंड्स थे और अब 4000 बचे हैं। जिन्हो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि अब तक इतने सारे एंड्स बचे होंगे। फिर वो बेरू से पूछता है क्या तुम सबको मार सकते हो? बेरू सीरियस होकर बोलता है अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो जरूर। इधर हम देखते हैं कि क्वीन के मरने के बाद काफी सारे एंट इधर उधर भटक रहे होते हैं। कोरियन हंटर जो आइलैंड के पास होते हैं वो इन बचे कुछ एंट्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एंट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। तभी एक चीज काफी तेज स्पीड से उनके सामने से गुजर जाती है और जितने भी एंट्स उसके रास्ते में होती है सबको मार देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। इनफैक्ट ए रैंक और बी रैंक हंटर्स को तो कुछ दिखता भी नहीं है। ये और कोई नहीं बल्कि बेरू होता है। उसका स्पीड इतना फास्ट होता है कि इवन हाई रैंक हंटर्स भी उसके मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पाते। अब 2 दिन हो गए
गए थे और सारे एंट्स का सफाया फाइनली हो चुका था, लेकिन कुछ एंट्स उड़ते उड़ते चाइना के समुद्र तक पहुंच गए थे। अगर आपको नहीं पता तो चाइना और साउथ कोरिया काफी आसपास हैं। चाइना वालों को ऑलरेडी ये डेंजर का पता था, इसीलिए वो लोग पहले से रेडी थे और अपनी शिप्स को लेकर के तैयार थे। फिर हमें दिखता है कि एक चाइनीज हंटर शिप पे खड़ा होता है और एंट्स के पास आने का वेट कर रहा होता है। जब जैसे ही एंट्स पास होते हैं वो अपने दोनों तलवार निकालता है और सिर्फ एक ही अटैक में सारे एंट्स को खत्म कर देता है। यह हंटर एक्चुअली एक नेशनल लेवल हंटर होता है। अगर आपको नेशनल हंटर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर हैं। उनका पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एस रैंक हंटर भी उनके सामने कुछ नहीं है, और ये हंटर उन्हीं 5 में से एक है। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहाँ हमें एक और नेशनल लेवल हंटर दिखता है, थॉमस एंड्रे। ये कोई आम हंटर नहीं होता, ये करंटली वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर होता है। आपने हुआंग डोंगसू का तो नाम सुना होगा, जो एक एस रैंक हंटर है, जिसके भाई को जिन्हों ने सीजन 1 में मार दिया था। तब से वो जिन्हों के पीछे पड़ा है। तो एक्चुअली हुआंग डोंगसू थॉमस एंड्रे के गिल्ड का मेंबर था, और थॉमस एंड्रो अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि डोंगसू हमारे गिल्ड का हंटर है। अगर किसी ने मेरे हंटर को छुआ भी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मेरे मन में आया अभी जस्ट, व्हाट इफ थॉमस एंड्रो और बेरू की फाइट होती? आपको क्या लगता है, थॉमस एंड्रे बेरू को इजीली हरा सकता था या फिर दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर होती? आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अब कोरियन माइनिंग टीम दिखाई देती है, जो जेजू आइलैंड पर माना क्रिस्टल कलेक्ट करने आई है। उनके साथ कुछ ए रैंक हंटर भी होते हैं, ताकि अगर कोई एंट बचे हो तो उनसे डील कर सके। जब वो माना क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। वो श्योर नहीं होते कि वो मॉन्स्टर है या इंसान, इसीलिए उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है और जैसे ही वो चुटकी बजाता है, जितने भी हंटर वहाँ होते हैं सब तुरंत बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों और कोई नहीं बल्कि एक बीस्ट मोनार्च और एक फ्रॉस्ट मोनार्च होते हैं। बीस्ट मोनार्च बोलता है ये उसकी पावर लग रही है। फ्रॉस्ट मोनार्च रिप्लाई करता है हाँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। बीस्ट मोनार्च कहता है तो जाओ खुद जाके पूछ लो। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है हम यहाँ सीन क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमारा हंट अब भी जारी है। और इतना कह करके दोनों एक पोर्टल खोल करके वहाँ से चले जाते हैं। वैसे आपको पता है कि ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर जिन्हो इनसे अभी फाइट करेगा तो वो हार भी सकता है। मतलब अलग ही लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग है, और हमें ये सीजन 3 में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सीजन 3 भी देखना तो कमेंट में बता देना, क्योंकि सीजन 2 का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि सीजन 3 लाऊं तो मिस ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी हंटर जेजू आइलैंड में मारे गए थे उनका फ्यूनरल हो रहा होता है। वहाँ जिन्हो भी गया होता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, तो चारों तरफ मीडिया वाले उसी के पीछे पड़े होते हैं। पूरे देश दुनिया में उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। युनहो भी वहाँ होता है, वो जिन्हो से थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर जिन्हो वहाँ नहीं होता तो जेजू आइलैंड रेड पे बचे खुचे हंटर्स भी मारे जाते हैं। फिर जिन्हो को चेयरमैन मिलते हैं, वो जिन्हो को न्यू गिल्ड खोलने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद चेयरमैन जिन्हो से पूछते हैं क्या तुमने जेजू आइलैंड रेड पे बैरियर वगैरह लगाया था, क्योंकि जो माइनिंग टीम वहाँ गई थी वो अचानक बेहोश हो गई थी, और जब वो होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिन्हो कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। उनको लगता है कि शायद एंट्स ने ही कोई ट्रैप वगैरह लगाए होंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिन्हो अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। तभी वहाँ अमेरिकन ब्यूरो ऑफ हंटर का एक बंदा आता है जिसका नाम एडम होता है। वो बता रहा होता है कि उनके डिप्यूटी डायरेक्टर को जिन्हो से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। एडम कहता है कि हमें आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कुछ सिलेक्टेड हंटर्स को ही पता है। क्या आप प्लीज हमारे साथ ऑफिस चल सकते हैं, वहाँ आराम से बात हो सकती है। लेकिन जिन्हो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इस पे एडम कहता है कि मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं मानोगे, इसीलिए हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन छुपाने वाले नहीं है। फिर वो कहता है कि हमारे पास एक हंटर है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकता है, हम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही चूज करते हैं। ये सुनकर के जिन्हो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और एडम के साथ चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जिन्हो माइकल से मिलता है जो डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। माइकल एक डील प्रपोज करता है, अगर तुम कोरिया छोड़ के हमारे लिए अमेरिका के हंटर बन जाओगे तो मैं तुम्हारी पावर और भी ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा। जिन्हो कहता है मैं कैसे मान लूं, क्या ये सच में पॉसिबल है? तभी माइकल एक हंटर को बुलाता है जिसका नाम मिस सेलर होता है। माइकल कहता है कि डेमो के लिए तुम्हारी पावर 20 से 30% फ्री में बढ़ा देंगे, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम यूएस सिटीजन बन जाओगे तो तुम्हारी पावर फुल अनलॉक कर दी जाएगी। फिर मिस सेलर जिन्हो से कहती है हर हंटर की पावर का एक लिमिट होता है और मैं अपनी एबिलिटी से उनको बढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसको क्या पता था कि जिन्हो की कोई लिमिट ही नहीं है। खैर, इसके बाद वो जिन्हो का हाथ पकड़ती है और उसके आंखों में देखने लगती है। फिर वो जिन्हो के सोल के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा होता है। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसकी तरफ आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। ये देखते ही मिस सेलर काफी डर जाती है और तुरंत
जिनुओ का हाथ छोड़ देती है और डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि इससे पहले आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये देख के वहाँ के सारे हंटर्स जिनुओ पे बंदूक तान देते हैं। माइकल चिल्लाता है, गन्स नीचे करो। फिर वो जिनुओ से सॉरी बोलता है। जिनुओ भी सोच रहा होता है कि वो इतना डर क्यों गई है, आखिर उसने ऐसा देखा क्या। फिर वो तुरंत मिस सेलर को रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं और जिनुओ से कहते हैं कि शायद आज मिस सेलर की तबीयत खराब है, हमें माफ करना, किसी और दिन हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जिनुओ भी वहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग मिस सेलर से पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्या देखा। वो बताती है कि वो एक किंग है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। इधर हमें चेयरमैन दिखते हैं, उनको एक कॉल आता है। कॉल पे उनको एक बी रैंक गेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अभी अभी खुला है, और वो भी बीच सड़क पे। लेकिन उस एरिया में कोई हंटर अवेलेबल नहीं था, अगर किसी को बुलाते तो बहुत टाइम लग जाता। तभी उनको याद आता है कि उस एरिया में जिनुओ भी है। वो तुरंत जिनुओ को कॉल करते हैं और गेट की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। जिनुओ बिना देरी किए तुरंत वहाँ चला जाता है। जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है वो एक रेड गेट बन जाता है और गेट बंद हो जाता है, और जिनुओ को भी समझ आ जाता है कि ये एक रेड गेट है। इसका मतलब ये है कि इस बार उसको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए जिनुओ अपने शैडो आर्मी को बुला लेता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। फिर नरेटर बोल रहा होता है कि एक हंटर का जन्म सिर्फ हंट करने के लिए होता है, चाहे एनिमी कोई मॉन्स्टर हो या इंसान। उनको सावधानी से रहना होगा ताकि कोई दूसरे हंटर का शिकार ना हो जाए। खास करके हाई रैंक हंटर्स को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, चाहे उन्हें हजारों हंट्स पे क्यों ना जाना पड़े। उनका हंट कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इसी के साथ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन भी कवर करूं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और फिर कमेंट पे सीजन 3 लिख दो। सीजन 3 में हमें काफी मस्त मस्त फाइट देखने मिलेंगी, जैसे जिनुओ के डैड वर्सेस फ्रॉस्ट मोनार्च की फाइट, जिनुओ वर्सेस डोंगसो, जिनुओ वर्सेस थॉमस एंड्रे, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट जिनुओ वर्सेस आर्किटेक्ट, जिसने जिनुओ के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया था।